हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि एक सीढ़ी एक पड़ाव निकाल के दूसरे पड़ाव में कदम डाल चुके हैं। तो जितने भी हमारे 12 के बच्चे हैं वो सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाए कि 12 क्लास का प्रिपरेशन अब आपका शारदा क्लासेज में बिल्कुल कंटिन्यू हो चुका है, चल भी रहा है। तो हम लोगों ने 12 क्लास का केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर विलियन हम लोग पढ़ रहे थे, और इस विलियन के पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको क्या पढ़ाया था, तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, विलियन के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि दो वाष्पशील द्रव्य को जब आपस में मिलाया जाता है, जो दो वाष्पशील पदार्थ को जब आपस में मिलाते हैं और उनसे जो विलियन का निर्माण होता है, तो उन वाष्पशील द्रव्यों के द्वारा विलियन के अंदर जो वाष्प दाब उत्पन्न किया जाता है वो वाष्प दाब को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए कौन से सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो रॉल्स के नियम से बताए थे कि ए के द्वारा जो वाष्प दाब होगा वो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए था, और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा बी के बराबर आया था। और डाल्टन्स के नियम से पूरे विलियन का वाष्प दाब निकाले थे कि पी टी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा, जहां पर पी ए बराबर पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी बी बराबर पी नॉट बी जीटा बी डाल के पूरे विलियन का क्या निकाले थे, तो वाष्प दाब निकाले थे। और उससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किया था, डाल्टन्स का लॉ पढ़ा था, रॉल्स का नियम पढ़ा था, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आगे जो आपका लेक्चर आने वाला है अगले एपिसोड में हम आपको वैसे विलियन के वाष्प दाब निकालना सिखाएंगे जिसमें आपका गैर वाष्पशील पदार्थ पाया जाएगा, गैर वाष्पशील विलय अगर उसमें पाए जाएंगे तो उसके वाष्प दाब को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या होगा, उसके लिए कौन से फॉर्मूला आएंगे। तो वो लेक्चर लेके मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। एक चीज़ और मैं जानकारी दे दूँ कि ये जिस चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपको शारदा क्लासेज का चैनल है, ये शारदा क्लासेज का चैनल है। और शारदा क्लासेज चैनल पर जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं उसको आपको लगातार हिंदी में लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। सारे लेक्चर्स पीडीएफ जितने भी नोट्स होंगे वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आपको ये क्लास तब तक प्रोवाइड किया जाएगा जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। मैं पूरे सिलेबस पढ़ाने के बाद आपको मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, ठीक है, मॉडल सेट, इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप शुरू से लास्ट तक कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। और जो बच्चे हमारे आईसीएसई बोर्ड के हैं, आपके जो भी कलिंग्स मित्रजन या रिलेटिव जो भी होंगे आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे, उनको यही चीज़ आपको बिल्कुल सिलेबस जो है उनका सिलेबस अलग होता है, उनको शारदा केमिस्ट्री पर आपको सारे कंटेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो वो बच्चे आपको शारदा केमिस्ट्री पर जाके इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे जो भी बच्चे हैं वो दोनों का लुप्त बिल्कुल आपका ये सारे के सारे जो है बिल्कुल सब्सक्रिप्शन सारा चीज़ आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके कहीं से कोई चार्जेज आपको नहीं लगेंगे, सारा पीडीएफ मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेक्चर जो आपका है वो टेलीग्राम से जुड़ के, वेबसाइट से जुड़ के हमारा सारा चीज़ का फ़ायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग भी बेहतर से बेहतर करने के लिए अटेंडम आपको सबसे पहले कुछ करना नहीं है, सीधा शारदा क्लासेस से ज्वाइन करने हैं। और उसका मात्र एक तरीका, बहुत ही बेहतर तरीका है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ऑन कर दीजिए, आपको सारा चीज़ पहुंचते रहेगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक और शेयर करना भूलना नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा कर लिया होगा। तो चलिए आज का ये टॉपिक स्टार्ट किया जाए, जो बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत टॉपिक आपके बीच लाया गया है। तो पिछले लेक्चर का जो बच्चा रिवीजन कर लिया होगा और पढ़ लिया होगा, ऑब्वियसली आगे समझ में आएगा। अगर कहीं से इसके बावजूद भी आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए। उससे भी आपको समझ में नहीं आता है, वहाँ से भी आपको लगता है कि मेरे कमेंट को, वैसे मैं जब कभी भी पढ़ाने के लिए आता हूँ तो आप लोग का एक बार कमेंट रिव्यू करके देख लेता हूँ कि क्या है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग
अगर उससे ना समझते हैं, लगता है कि वहाँ इग्नोर हो रहा है, तो आप नीचे आप देख रहे होंगे मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आप डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का ये रुझान था कि सर आप ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चलाते हैं, ऑफलाइन क्लास कहाँ है। तो मैं बता दूं बेटा, ऑफलाइन क्लासेस हमारे अभी मुजफ्फरपुर में चल रहे हैं, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में चल रहा है। तो जो भी बच्चे हैं, तो क्रैश कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चे का अपॉर्चुनिटी था, तो थोड़ा सा धैर्य कीजिए, नेक्स्ट मंथ से मैं आप लोग को क्रैश कोर्स का भी ऑफलाइन सुविधा भी प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन अभी जो बच्चे दूर के हैं, अंतर कुछ नहीं होगा, सारे कंटेंट आपको दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को पढ़ा जाए कि सॉल्यूशन आपका क्या है, सॉल्यूशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, उसका कहानी देखते हैं। तो सॉल्यूशन में हमारा आज का टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और पहले हम समझ लेते हैं कि गैर वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक का कुछ प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया आपके सामने। तो एक तरफ आपको लिखना है गैर वाष्पशील विलय, एक तरफ लिख दीजिएगा। और दूसरे तरफ आपको क्या लिख देना है, तो दूसरे तरफ आपको लिख देना है वाष्पशील विलायक। वाष्पशील विलायक दूसरे तरफ क्या लिखना है, तो वाष्पशील विलायक लिखना है। फटाफट लिख दीजिए वाष्पशील विलायक। वाष्पशील क्या है, विलायक है। इसको आपको दूसरे तरफ, विलायक को मैंने ए माना था और विलय को हम शुरू से बी मानते आ रहे हैं, तो बी मान दीजिएगा। अब इसका अलग अलग सारे प्रॉपर्टी को लिखिएगा। तो पहले इसका प्रकृति लिखिए या प्रवृत्ति लिखिए कि क्या होगा। तो ये बेटा आपका गैर वाष्पशील है, तो इसका प्रकृति भी क्या हो जाएगा, तो गैर वाष्पशील ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैर वाष्पशील इसका नेचर हो जाएगा। और ये किस नेचर के होंगे, तो ये आपके वाष्पशील नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे, तो ये आपके वाष्पशील नेचर के होंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका है, तो दूसरा ये होगा कि इसका भौतिक अवस्था क्या होता है, इसका भौतिक अवस्था क्या होगा, यानी फिजिकल स्टेट क्या होंगे। तो भौतिक अवस्था का दोनों का चर्चा करते हैं। तो आपको ये जनरली जो आपका ये होगा, यानी गैर वाष्पशील पदार्थ होंगे, उसका भौतिक अवस्था ठोस होगा। बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, लोहा, टीना, ये सब आसानी से वेपराइज नहीं होता है। तो ये आपके जनरली आपके क्या हो जाएंगे, तो ये जनरली आपके ठोस पदार्थ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जनरली आपके ठोस पदार्थ हो जाएंगे। और ये जो होगा वो आपको द्रव पदार्थ होगा। और गैसेज तो होंगे ही होंगे, गैसेज तो होंगे ही होंगे, ये आपका द्रव पदार्थ हो जाएगा। तीसरा जो हमारे पास यहाँ कंडीशन दिखाई दे रहा है, तो तीसरा हम लिख सकते हैं कि वाष्पदाब जो होगा, वो वाष्पदाब क्या होगा, उसका कहानी हम देख लेते हैं। तो वाष्पदाब बेटा गैर उड़नशील है। तो गैर वाष्पशील है, यानी वाष्प का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। जब वाष्प का निर्माण नहीं होगा, तो वाष्प दाब कहाँ से आएगा, पहले वाष्प बनेगा और उस वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वही वाष्प दाब होगा। तो गैर उड़नशील पदार्थ का वाष्प दाब हो जाएगा और इसका जो वाष्प दाब हो जाएगा वो P0 A हो जाएगा, क्योंकि अकेले ये A है और प्योर A के द्वारा जो वाष्प दाब होगा वो P0 A होगा, क्योंकि ये वाष्पशील विलायक है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट जब आप इसमें देखते हैं, तो इसका जो मूल प्रभाज होगा, वो मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो मूल प्रभाज का कहानी हम देख ले। तो इसके जो मूल प्रभाज हो जाएंगे वो आपको जीटा क्या हो जाएगा, तो जीटा बी हो जाएगा। और इसका जो मूल प्रभाज हो जाएगा वो आपको जीटा ए हो जाएंगे। इसके मूल प्रभाज ये हो जाएंगे, इसके मूल प्रभाज ये हो जाएंगे। तो गैर वाष्पशील और वाष्पशील के विषय में मैंने कुछ आपको बताया, वो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब गैर वाष्पशील विलय और वाष्पशील विलायक को मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या होता है। जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपको दोनों के लिए क्या लेना होगा, तो बंद बर्तन लेना होगा, जैसा कि मैं आपको ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो 2 बर्तन मैं आपके सामने ले रहा हूँ और बिल्कुल बंद बर्तन ले रहे हैं। और दोनों में क्या कीजिए कि अलग अलग कंटेंट्स को डाल दीजिए। एक में आप किसको डालिए, विलय को डालिए, जैसा कि मैं आपको डाल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपको विलय है, ये आपको क्या है, विलय है। और ये आपको क्या है, तो विलय है, दिखाई दे रहा होगा। विलय को हम लोग बी बोलते हैं। और इसके द्वारा जो वाष्प दाब आएगा, ये इसका जो B0 B आएगा, क्योंकि ये वाष्प का निर्माण ही नहीं करेगा,
तो प्योर बी के द्वारा जो वाष्प दाब होगा, शुद्ध बी के द्वारा जो वाष्प दाब होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं इस चीज़ को कि क्योंकि यह गैर वाष्पशील है। क्योंकि ये क्या है? तो गैर वाष्पशील है, ये आपको गैर वाष्पशील पदार्थ है, इसीलिए इसका वाष्प दाब 0 होगा। ठीक है, और एक तरफ आपको क्या लेना है? तो ए को लेना है। तो मैं आपके सामने ए को भी लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ऑब्वियसली समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम ए को ले लिए, ये आपका क्या है? ए है। तो ये आपका जो दिया गया है ये आपका विलायक दिया गया है। ये क्या दिया गया है? तो ये आपके विलायक, ये आपके क्या है? विलायक। ठीक है, और इसके द्वारा जो वेपर प्रेशर आपको दिखाई देगा, ये चूंकि अकेले ए है तो इसके द्वारा वाष्पशील है, तो इसके द्वारा वेपर प्रेशर आपको P0A हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाना है। तो दोनों को क्या कीजिए? मिलाइए, और मिलाने के बाद आप क्या कीजिए कि एक सॉल्यूशन बनाइए, जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में आपका ए भी होगा और सॉल्यूशन में आपका बी भी होगा। तो मैं पहले हूँ बी को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ? बी को ले लेता हूँ, जो आपका नन उड़नशील पदार्थ है, यानी गैर वाष्पशील पदार्थ है। तो यहाँ पर हम बी को ले लिए, और यहाँ पर भी हम किसको ले लिए? बी को ले लिए। अब हमको लेना किसको है? तो ए को लेना है। किसको लेना है? ए को। तो अब आप क्या कीजिए? ए को ले लीजिए, और ए और बी दोनों को जब आप मिला दीजिएगा तो जो आपके पास विलयन बन के तैयार होगा, वो विलयन आपका कैसा होगा? तो एक आपको गैर वाष्पशील होगा, दूसरा आपको वाष्पशील होगा। तो इसमें जो वेपर प्रेशर आपको दिखाई देंगे वो आपको होगा केवल ए के द्वारा ही, लेकिन चूंकि इसमें बी भी मिला हुआ है तो बी ए के वाष्प दाब को घटाने का काम करेगा, क्योंकि गैर वाष्पशील पदार्थ है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर इसका हो जाएगा वो आपको पीए हो जाएगा, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये बेटा आपका विलयन है। ठीक है, ये आपको आ गया। अब इन दोनों को जोड़ो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के सॉल्यूशन बना लिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सॉल्यूशन का ये कहानी आया। आपने देखा कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पर ए के द्वारा वेपराइजेशन हो रहा है, ए के द्वारा वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्प दाब बन रहा है, बी वाष्प दाब नहीं बनाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये नहीं बनाएगा तो जहाँ जहाँ आपका बी होगा सरफेस पर आ जाएगा, जहाँ जहाँ बी ऊपर के सतह पर आ जाएगा वहाँ वहाँ ए को वाष्पीकृत करने से रोकेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा कि बी की उपस्थिति होने के कारण, बी की उपस्थिति होने के कारण विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? विलयन का घट जाएगा। क्या घट जाएगा? वी का उपस्थिति होने के कारण विलयन का वाष्पीकरण कम जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण जो होगा वो आपको कम हो जाएगा। वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। काहे कि बहुत जगह आपके बी आ जाएंगे, और जहाँ जहाँ बी आ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको ए को नीचे ले जाएगा, तो वो सरफेस वाष्पीकृत नहीं होगा, और न खुद होगा न ही दूसरे को करने देगा, न खुद होगा न दूसरे को करने देगा। जब वाष्पीकरण कम जाएगा तो वाष्पीकरण कम जाएगा, इसका मतलब क्या? वाष्प दाब भी कम जाएगा। वाष्पीकरण कम गया, इसका मतलब क्या? वीपी भी क्या हो जाएगा? वीपी भी आपका कम हो जाएगा। वीपी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब वीपी आपका कम हो जाएगा, वीपी आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आज जब वीपी कम हो जाएगा तो पहले वीपी कितना था? तो पहले आपका वीपी था P0A, और बाद में आपका क्या हो गया? तो PA हो गया। पहले क्या था? ए के द्वारा P0A था, अब विलयन में इसी का वीपी PA हो गया, तो ये आपको कम जाता है। ये क्या हो जाता है? आपको कम जाता है। तो ये जो कम जाता है तो वो किसके कारण? तो गैर वाष्पशील पदार्थ को अगर वाष्पशील पदार्थ में मिला देते हैं तो वाष्पशील पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है उसको कमाने का काम करता है, कम करने का काम करता है, घटाने का काम करता है। कौन? गैर वाष्पशील पदार्थ, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये घटाएगा तो घटेगा, तो इसी को क्या कहा जाता है बेटा? तो लॉरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है? वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। ये जो आपका PA जो आपका घट गया, आपको P0A से जो घट गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोला जाता है? वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है।
नमन कहा जाता है कि वाष्प दाब का अवनमन हो गया। तो वाष्प दाब आपका क्या हो गया, तो घट गया। तो वाष्प दाब जो आपका घट गया तो इसी को हम लोग वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं, जो आपका क्या है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो जो आपका क्या है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आपको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन किसको मिलने पर, वाष्प दाब का अवनमन गैर उड़नशील या वाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर, क्या हो गया, मिलाने पर। तो जैसे ही हमने क्या किया, गैर वाष्पशील पदार्थ को मिला दिया, तो वाष्प दाब आपका क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो रॉल्स आप क्या किया था, तो एनसीईआरटी में रॉल्स आपको एनसीईआरटी के हिसाब से रॉल्स का बहुत अच्छा, यानी रॉल्स लॉ का परिभाषा जो एनसीईआरटी बुक हमारा लिखा है, बहुत ही बेहतरीन परिभाषा लिखा है। क्या लिखा है एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक कहता है हमारा कि आपका जो बाइनरी विलियंस होते हैं, यानी द्विअंगी विलियन में, एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, क्या कहता है कि द्विअंगी विलियन में, द्विअंगी विलियन में, किसमें, द्विअंगी विलियन में प्रत्येक वाष्पशील तत्व का जो वाष्प दाब होगा, यानी प्रत्येक वाष्पशील का डायरेक्ट चर्चा किया है, प्रत्येक वाष्पशील द्रव का जो वाष्प दाब होगा वह अपने मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होंगे, अपने मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती। होंगे। क्या होगा, तो एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छा लिखता है कि आपको ये मतलब नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बनाया, अभी मैंने एक विलियन बनाया है आपके बीच, उसमें सॉल्यूट को नन वोलेटाइल लिया, तो नन वोलेटाइल यानी गैर वाष्पशील से कोई मतलब नहीं है। 10 कंपोनेंट मिला के, 10 गो तत्व मिला के, 10 प्रकार के आपको वाष्पशील पदार्थ मिला के हम विलियन का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक वाष्पशील पदार्थ के द्वारा जो वाष्प दाब का निर्माण होगा वह उस वाष्प दाब के किस पर डिपेंड करेगा, तो वह निर्भर करेगा उस वाष्प दाब के मूल प्रभाज पर। यानी किस पर निर्भर करेगा, उसका वाष्प दाब जो होगा वह उसके मूल प्रभाज पर डिपेंड करेगा कि मूल प्रभाज अगर विलियन में किसी पदार्थ का वाष्प दाब विलियन में निकलना है तो वह उस पदार्थ के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है। ज्यादा मूल प्रभाज होगा तो उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, कम होगा तो उसका वाष्प दाब कम होगा। ऐसा आपको एनसीईआरटी बुक किसमें लिखता है, रॉल्स के नियम में। यही चीज आपको एनसीईआरटी बुक बताता है कि रॉल्स का नियम आपका क्या कहता है। ठीक है, जब ये कहता है तो इस नियम से हम देख सकते हैं, ये नियम आपको क्या कह रहा है कि नियम आपको कह रहा है कि डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पी का जो वेपर प्रेशर होगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जीटा ए के। ठीक है, इसीलिए विलियन में अगर हम देखें, इसीलिए जब हम विलियन में चर्चा करेंगे, किसमें, इसीलिए जैसे ही हम विलियन में देखेंगे तो विलियन में आपको क्या दिखाई देगा, सो देखिएगा। विलियन में आपका टोटल वेपर प्रेशर निकालिएगा तो पीटी बराबर क्या हो जाता है, पी ए या प्लस पी बी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पी बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पी बी आपका जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पी बी इसीलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि पी बी आपका गैर वाष्पशील पदार्थ है। तो पी बी जीरो हो गया तो यहाँ से पी टी जो हमारे पास आया वो किसके बराबर आया, पी ए के बराबर आ गया। पी टी किसके बराबर आ गया, पी ए के बराबर आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा गैर वाष्पशील में। और हम क्या जानते हैं, तो हम ये जानते हैं कि डाल्टन रॉल्स के नियम से कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीटा ए होता है। और पी ए का फॉर्मूला रॉल्स क्या बताया था कि पी ए बराबर क्या होता है, तो पी नॉट ए आपका जीटा ए के बराबर होगा, पी नॉट ए जीटा ए के बराबर होगा। अब यहाँ से आप अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ए बराबर आपका क्या आ जाएगा, पी नॉट ए तो होगा ही, और जीटा ए को 1 माइनस जीटा बी लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आपका जीटा ए
आप प्लस जीटा बी का जो मान होता है वो आपको 1 के बराबर होता है। ये मैं पहले ही पिछले क्लास में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आपका पी ए इसके बराबर हो गया। अब इसको जब आगे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा सो देखिएगा। यहाँ से हमारे पास उस इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं कि पी ए बराबर क्या आया था, पी नॉट ए 1 माइनस जीटा बी आया था, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा पी ए और ये आपका आ जाएगा पी नॉट ए, माइनस में क्या आ जाएगा, पी नॉट ए जीटा बी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इधर ले आइए तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए जीटा बी आ जाएगा और इसको इधर ले जाइएगा तो पी नॉट ए माइनस आपका पी ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जब आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीटा बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका पी नॉट ए माइनस आपका पी ए बटा पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा, पी ए, और बटा में आपका क्या आ जाएगा वो ध्यान से देखिएगा। तो बटा में जो आपका आ जाएगा वो आपका पी नॉट ए आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको कुछ समझ में आएगा कि पी नॉट ए माइनस पी ए है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए को क्या बोलेंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए को बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, यानी इसको बोलेंगे लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी इसको बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन मतलब होता है घटना, अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। और यहाँ पर ये वाष्प दाब का अवनमन हो गया और ये वाष्प दाब का अवनमन को क्या किया जाए, वाष्प दाब के साथ तुलना किया जा रहा है। तो इस पूरे को अगर बोलेंगे तो एक वाष्प दाब को जब दूसरे वाष्प दाब से तुलना करेंगे तो वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, तो या संबंधित वाष्प दाब का संबंधित अवनमन, या वाष्प दाब का संबंधित वाष्प दाब का अवनमन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम कह सकते हैं कि सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, सापेक्षिक वाष्प दाब का, सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन हम लोग बोल सकते हैं। जीटा बी बराबर क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। ये आपको यहाँ तक आ गया। यहाँ पर जो आपको जीटा बी दिखाया गया है, ये जीटा बी क्या है, तो बी का मोल प्रभाज है बेटा, बी का क्या है, मोल प्रभाज है। जो टर्म है उसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पी नॉट ए जो है वो आपका क्या है, तो शुद्ध ए का वाष्प दाब है, ये क्या है आपको, तो शुद्ध ए का वाष्प दाब दिया गया है, शुद्ध ए का क्या दिया गया है, तो वाष्प दाब दिया गया है, ठीक है। और पी बी आपको क्या दिया गया है, तो ये आपका बी का वाष्प दाब है, बी का क्या है, वाष्प दाब है, बी का है कहाँ इसमें, ए होगा, बी तो होगा नहीं क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल नेचर का है ना। तो आपका ये क्या हो गया, पी ए बराबर क्या, पी ए जो हो गया वो आपका क्या हो गया, ए का वाष्प दाब, या इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ए का हम लोग अर्ध वाष्प दाब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध वाष्प दाब भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए का अर्ध वाष्प दाब आ गया। तो ये टोटल, तो यहाँ से हम किस पर पहुँच गए, तो ये जो फॉर्मूला आया आपका वो आपको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का आ गया और यही आपका कोलाइडी गुण होता है। ये आपको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, तो कोलाइडी गुण होता है, यही आपका क्या होता है, कोलाइडी गुण होता है। पहला चीज हमको यही पढ़ना था, जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी संबंधित वाष्प दाब का आवन या सापेक्षिक वाष्प दाब का आवन किसके बराबर हो गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी बी के मोल प्रभाज के बराबर आ गया। मैंने पहले भी बताया था। तो अब हम लोग किसका चर्चा करते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का चर्चा कर लेते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या होता है, तो वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारा क्या है, तो कोलाइडी गुण क्या होता है उसके विषय में जानते हैं बेटा। तो कोलाइडी गुण जो हमारा होता है, एक ऐसा गुण होता है जिसमें किसी भी विलयन का एक ऐसा गुण जो विलय के मोल के संख्या पर, विलय के अणु के संख्या पर, विलय के आयंस के संख्या पर या फिर उसके मोल प्रभाज के संख्या पर निर्भर करता है, उसी गुण को क्या कहा जाता है, कोलाइडी गुण कहा जाता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि वैसा गुण जो
विलय के मोलो आयनों अणुओं या मोल प्रभाज या मोल प्रभाजों के संख्या पर निर्भर करता हो। के संख्या पर क्या करता हो? निर्भर करता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो कोलाइडी गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइडी गुण कहा जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोलाइडी गुण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसी को कोलाइडी गुण कहा जाता है, जो विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर, विलय के आयनों की संख्या पर या विलय के मोल प्रभाजों के संख्या पर निर्भर करता है, वही आपको कोलाइडी गुण होता है। ये कोलाइडी गुण जो होता है, लिखिएगा, यह विलय या विलायक, विलय या फिर विलायक, कुछ भी, हालांकि निर्भर तो विलय पर करता है, विलय या विलायक के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। किस नेचर का आप ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, निर्भर नहीं करता है। यह विलय या विलायक के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है? निर्भर नहीं करता है। ये विलय और विलायक के प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। उसी गुण को हम लोग कौन सा गुण बोलते हैं? तो कोलाइडी गुण हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडी गुण कहते हैं। अब यहाँ पर रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी क्या, VP का, वाष्प दाब का, सापेक्षिक वाष्प दाब का अवन जो यहाँ पर होगा वो डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ से? सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो होगा वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये मोल फ्रैक्शन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी बी के मोल प्रभाज के, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बट्टा नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये आपका हो जाएगा। ये आपको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP यही होता है। रिलेटिव सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज बी के होगा, और मोल प्रभाज बी NB बट्टा Na प्लस NB, यानी बी के मोलों का संख्या बट्टा ए के मोलों का संख्या प्लस बी के मोलों के संख्या के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ से देखने को मिला, और यहाँ से आपके सामने एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सापेक्षिक वाष्प दाब का फॉर्मूला पहले प्रूव किए हैं कि P0A माइनस PA बट्टा P0A जो हो जाएगा वो आपको किसके बराबर हो जाएगा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी बी के मोल प्रभाज के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला आ गया। तो ये आपका पहला कोलाइडी गुण था जो मैंने आपको दिखाया। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं अच्छे अच्छे और सुनहरे सुनहरे प्रॉब्लम। क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना दिया हुआ है, यानी आपका जल आपका P0A विलायक है, तो वाष्प दाब इसका कितना दिया हुआ है? तो 60 mm ऑफ Hg आपका इसका वाष्प दाब दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता है इसमें 36 ग्राम पानी में 60 ग्राम गैर वाष्पशील पदार्थ यूरिया को मिलाया गया। तो बेटा आपको पानी कितना है? तो पानी का पहले कहानी देख लीजिए कि पानी आपको कितना दिया गया है। तो पानी का वेट आपको 36 ग्राम दिया गया है। ठीक है, पानी का सूत्र क्या होता है? तो H2O। इसका मास निकालिएगा तो हाइड्रोजन का 2, इसका कितना हो गया? 18 ग्राम। यानी आपका मॉलिक्यूलर मास जो आपका पानी का होगा वो कितना होगा? 18 ग्राम। तो पानी के नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स ए का जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? तो गिवन वेट बट्टा मोलर वेट, किसका? पानी का। तो 36 ग्राम बट्टा कितना? 18 ग्राम। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 मोल आ गया। कितना मोल आ गया? तो 2 मोल आ गया। कितना मोल आ गया? 2 मोल आ गया। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद पानी के बाद हमारे पास है क्या? तो एक दूसरा चीज जो इसमें मिला दिया गया है वो बेटा यूरिया है। वो आपका क्या है? यूरिया को मिलाया गया है। तो यूरिया का सूत्र क्या होगा वो आपको मैं बताता हूँ, NH2
CONH2 होगा। ठीक है, अब सबका मास हम लिख देते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। इसका जब मास आप निकालिएगा तो इसका मास हो जाएगा 60 ग्राम। मैंने इसे पहले भी आपको पढ़ा चुका है। ठीक है, और वेट आपको यूरिया का कितना दिया है तो 60 ग्राम यूरिया दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स आप यूरिया का निकालेंगे जो बी है वो आपको 60 ग्राम आप बट्टा 60 ग्राम कट के कितना आ जाएगा तो 1 मोल आपका आ जाएगा। यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया 1 मोल। तो हमने यूरिया और इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। तो क्या सब आया वहाँ पर तो Na जो हमारे पास आ रहा है वो आपको आ रहा है कितना, नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना है तो 2 मोल आया। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स जो आपका यूरिया का है जो बी है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, यूरिया जो खाद आता है छिड़कने वाला उसको मिला दिया गया है। तो बी जो आपका दिया गया है वो आपको कितना है तो 1 मोल है। ठीक है, तब 1 मोल ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए तो आपको जीटा बी निकाल लीजिए। जीटा बी निकाल लीजिए तो जीटा बी क्या होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो बी का कितना है तो बी का आपका 1 है, ये 1 + 2 है यानी क्या 1/3 आ गया। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ए का भी निकाल लीजिए तो 1 में से 1/3 को घटा दीजिए 2/3 आ गया। यहाँ तक आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। अब सीधा किस पर चलते हैं तो प्रॉब्लम पे चलते हैं। जो आपको प्रॉब्लम दिया है इसको कैसे हल करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है तो फार्मूला होता है P0A माइनस, एक्स्ट्रा लिखा गया है इसको हटा दीजिए। हमारे पास फार्मूला क्या होता है उसका चर्चा करते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है P0A माइनस PA बट्टा P0A बराबर क्या होता है तो जीटा बी होता है। ठीक है, अब इसको आप डाल दीजिए तो P0A आपका कितना दिया है 60 माइनस PA बट्टा 60 और जीटा बी का मान कितना है तो 1/3। तो यहाँ पर डाल दीजिए 1/3, 3 से काट दीजिए, 3 20 टाइम्स कट गया। अब क्या कीजिएगा तो 60 माइनस PA बराबर 20 हो जाएगा। PA को उधर ले जाइए इसका, तो 60 माइनस 20 बराबर PA हो जाएगा। यानी वेपर प्रेशर जो A के द्वारा होगा वो आपको 40 mm ऑफ Hg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 mm ऑफ Hg। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हमारे पास कुछ और चीज़ इसमें दिया गया है जो मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास एक और तरीका है जिससे इसको हम बना सकते हैं। क्या है तो सेकेंड दूसरा विधि आप लगा सकते हैं, दूसरा विधि से भी इसको बना सकते हैं। कैसे वो आपको मैं समझाता हूँ। दूसरा विधि इसमें क्या है तो पहला क्वेश्चन कराता है कि शुद्ध वाष्प क्या कहता है, शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना दिया गया था। ठीक है, अब इसमें 36 ग्राम पानी में 60 ग्राम यूरिया को मिला दिया गया। ठीक है, तो वेपर प्रेशर को घटा के कितना कर देगा 40 mm कर देगा। पहले कितना था 60 mm, अब उसका घट के कितना हो गया 40, यानी 20 घटा दिया कौन यूरिया जो आपका गैर वाष्पशील पदार्थ को मिला दिए। तो पहले जब अकेले था आपका पानी तो उसका वाष्प दाब था 60 mm ऑफ Hg, और जब उसमें आप यूरिया को मिला दिए, मिलाए कैसे तो 36 ग्राम पानी में 60 ग्राम यूरिया को मिला दिए तो आपका 20 mm ऑफ Hg जो वाष्प दाब था उसको घटा दिया। तो आपको यूरिया के कारण तो वाष्प दाब होगा नहीं, होगा किसके कारण तो पानी के कारण। तो आप रॉल्स का नियम भी लगा सकते हैं कि PA बराबर क्या हो जाएगा P0A जीटा A हो जाएगा। और P0A आपका 60 दिया हुआ है और जीटा A कितना निकाले हैं 2/3। अब 3 2 जा 6 तो 20, ये क्या आ गया 40 mm ऑफ Hg। आंसर दोनों में क्या आया बिल्कुल सेम आया, जो ये आया वही आया। दिखाई दिया, तरीका चेंज कर गया। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा जो क्वेश्चन था वो आपका लास्ट कर गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। देखिएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 ग्राम प्रति मोल मोलल द्रव्यमान, यानी आपका दिया हुआ है मोलल। मोलल का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मोललता बेटा होता है कंसंट्रेट सांद्रण पद, इसको m लिखते हैं स्मॉल m से। और मोललता का मतलब होता है कि आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी विलय के मोलों का संख्या, किसके विलय के मोलों का संख्या बट्टा मास किसका तो विलायक का मास, किसमें विलायक का मास किसमें तो केजी में, विलायक का मास केजी में ये आपको होता है। ठीक है, यानी 1 मोलल आपका विलियन दिया हुआ है, 1 मोलल आपका विलियन दिया हुआ है। इससे सीधा साधा कह लेने का मतलब हुआ कि 1 मोल विलय
1 मोल विलय कितना में, 1 मोल विलय 1 kg विलायक में उपस्थित है, 1 kg विलायक में उपस्थित है, 1 kg विलायक में उपस्थित है, 1 kg विलायक में क्या है तो उपस्थित है। ये आपका मोलल विलयन कहने का ये मतलब हो गया। ठीक है, कहता है एक गैर वाष्पशील गैर इलेक्ट्रॉनिक, यानी गैर वाष्पशील भी है, यानी गैर वाष्पशील भी है और गैर इलेक्ट्रॉनिक भी है। गैर इलेक्ट्रॉनिक भी कह रहा है कि गैर वाष्पशील के साथ साथ आपका गैर इलेक्ट्रॉनिक भी दिया गया है, उसका कहानी कह रहा है। तो कहता है कि गैर वाष्पशील और गैर इलेक्ट्रॉनिक विलय के द्रव्यमान की गणना करना है आपको, जिसे इसके वाष्प दाब को 60% क्या कर दिया जाता है तक कम करने के लिए लगाया जाता है। यानी पहले मान लेते हैं कि इसमें आपका जो क्वेश्चन है इसमें हम मान लेते हैं कि पहले जो इसका वाष्प दाब था पी नॉट ए, मान लेते हैं कि पहले आपका 100 mm ऑफ Hg था, ये माना जाता है। ठीक है, ये मान लिए कि माना कि आपका पहले आपका कितना था पी नॉट ए इतना था, बाद में जो इसका हो गया वो पी ए घट के कितना हो गया तो 60 पे जाके अटक गया, 60 mm ऑफ Hg पे जाके क्या हो गया अटक गया। ठीक है, आपको ये हो गया। अब इसके बाद आपको फार्मूला लगाना होगा, तो फार्मूला लगा के सॉल्व कैसे करेंगे सो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास क्या होता है तो एक फार्मूला आता है, फार्मूला क्या आता है वो आपको बताते हैं। फार्मूला हमारे पास है कि पी नॉट ए माइनस पी ए बट्टा जो पी नॉट ए होता है वो किसके बराबर होता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर होता है। ठीक है, अब ये आपको कितना दिया गया 100, ये पी ए कितना पर आ गया 60 पर, और ये हो गया 100, और जीटा बी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो आगे आपका क्या कहानी आएगा वो देखिएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 60, 100 में से 60 गया तो इधर क्या आ जाएगा तो ये आपका 40 आ जाएगा, ये आपका 100 आ जाएगा। यहाँ तक कर लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो बी का कितना दिया गया है तो बी का नंबर ऑफ मोल्स हमको पता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं एन बी को एन बी रहने देते हैं और नीचे एन ए प्लस एन बी जैसे लिखा हुआ था वैसे इसको रहने दीजिए। इसको काटिए, 22 जा 25 जा, 22 जा और 25 जा। अब इसको उलट दीजिए, 5 को ऊपर कर दीजिए, 2 को नीचे कर दीजिए, इसको भी उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा एन ए या बट्टा एन बी हो जाएगा, और इधर ये एन बी या बट्टा एन बी हो जाएगा। हमने क्या किया इसको उलट दिया, नीचे वाला को ऊपर ऊपर वाला को नीचे, ये इससे कट गया तो आपके पास 1 आ गया कट के, तो इसको इधर ले आइए 5/2 -1 बराबर क्या हो जाएगा एन ए या बट्टा एन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो 5 में से 2 चला गया तो क्या बचा 3/2 बराबर क्या हो गया तो एन ए बट्टा एन बी हो गया। एन ए आपका क्या होगा वो आपको निकालना होगा, एन ए यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा तो वो आपको निकालना होगा कि वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स आप निकालिएगा तो 1 मोल आपका विलय दिया गया है जो 1 kg विलायक में उपस्थित है। कितना उपस्थित है 1 kg विलायक में उपस्थित है। तो आपका 1 kg विलायक में आपका 1 मिनट द्रव्यमान की गणना कीजिए, 60% तक क्या कर दिया गया है इसको कम कर दिया गया है, क्या कर दिया है 60% तक, जिसके वाष्प दाब को 60% तक। हाँ, ये एक चीज़ और था, 100 ग्राम आपका सेप्टेन था, विलायक आपका क्या है तो हैप्टेन दिया हुआ है। तो हैप्टेन क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। हैप्टेन आपका ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक होता है, C7 और H16 होता है। इसका मास निकालिएगा तो 12 × 7 प्लस 16 × 1 हो जाएगा, यानी 84 प्लस 16 यानी बेटा कितना हो जाएगा तो 100 ग्राम हो जाएगा। दिया हुआ भी 100 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स जो ए का हो जाएगा वो 100 ग्राम बट्टा 100 ग्राम हो जाएगा। कट के कितना आ जाएगा तो 1, तो एन ए आपको पता चल गया कितना तो 1, एन ए आपका क्या हो गया 1 बट्टा एन बी ले लिए। तो यहाँ से एन बी जब आप निकालिएगा तो एन बी बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। एन बी बराबर क्या हो गया 2/3 हो गया। अब एन बी नंबर ऑफ मोल्स बी का है तो बी का नंबर ऑफ मोल्स तो हमको पूछ क्या रहा है कि उसका भार पूछ रहा है। बी का क्या पूछ रहा है भार पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है बी का। तो बी का भार पूछ रहा है तो बी का भार मान लेते हैं एक्स हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट बट्टा मोलर वेट। तो कितना मोल दिया हुआ है तो 20 ग्राम प्रति मोल, यानी 20 ग्राम प्रति मोल। तो गिवन वेट आपका एक्स मान लिए और वेट कितना दिया है तो 20 ग्राम। अब बराबर क्या हो गया 2/3 हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 2 × 20/3 यानी क्या 40/3
ग्राम जो है वो आपको किसको मिलाया गया होगा, तो 40/3 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक गैर वाष्पशील पदार्थ को मिलाए होंगे, तब जाके इस विलयन का निर्माण हुआ होगा, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। आ गया समझ में? यहाँ तक दिक्कत है? कहीं से कोई प्रॉब्लम भी है? उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 13.3 किलो पास्कल है। इसमें एक गैर वाष्पशील विलय के 1 मोलल घोल को मिलाया जाता है। वही कहानी दिया हुआ है, किसका? 1 मोलल घोल को मिलाया जाता है, जिसके वाष्प दाब का गणना करना है। जिसके वाष्प दाब का क्या करना है? गणना करना है। वो आपको इसमें दिया हुआ है। एक सेकेंड बेटा, इसमें देखे कि क्या दिया हुआ है। 1 मोलर द्रव्यमान था, नहीं मोलर द्रव्यमान था। चलो यहाँ पर इसका यूज नहीं था हमारे पास, इस क्वेश्चन में इसका यूज हमारे पास नहीं था, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। इस क्वेश्चन का यूज हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है, अगले वाले क्वेश्चन में। ये सिंपली बन गया था, ठीक है, हालांकि सही है वो भी। तो 1 मोलल घोल है, 1 मोलल घोल है, विलयन है। तो ये आपका मोलल का मतलब क्या हो गया, तो वही कहानी जो आपको पीछे बताया गया है। तो ये आपका हो गया मोललता। क्या हो गया? मोललता। तो मोललता को स्मॉल m से लिखेंगे। तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलय के मोलों की संख्या और बटा क्या हो जाएगा, तो मास किसका, तो विलायक का मास। किसका मास? विलायक का मास। किस में? केजी में अगर हम लेते हैं तो वही मोललता कहलाता है। तो 1 मोलल सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा, 1 मोलल सॉल्यूशन कहीं दिया हुआ है। 1 मोलल विलयन का क्या मतलब हो गया, तो 1 मोलल विलयन का मतलब हो गया कि 1 मोल विलय 1 केजी विलायक में उपस्थित है। 1 केजी विलायक में क्या है? उपस्थित है। 1 केजी विलायक में उपस्थित है। 1 केजी विलायक में क्या है? उपस्थित है। तो 1 केजी विलायक में अगर 1 मोल विलय आपका उपस्थित होता है तो उसी को मोलल विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को मोलल विलयन कहा जाता है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप अगर देखिएगा तो वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्यूशन का आ जाएगा वो आपको P0 A जीटा A के बराबर आएगा। P0 A जीटा A के बराबर। अब क्या कीजिए कि आप वैल्यू को पुट कीजिए। जैसे ही आप वैल्यू को पुट करेंगे P0 A जीटा A को, तो P0 A कितना दिया हुआ है, तो 13.3 किलो पास्कल दिया हुआ है। और जीटा A क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बट्टा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये हो जाएगा। तो ये आपका 13.3 हो गया नंबर ऑफ मोल्स A का। तो A आपका क्या है, तो इसमें A आपका जल है। A आपका क्या है? जल है। तो यानी H2O जो आपका दिया गया, तो H2O इसका वेट कितना दिया गया है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो 1 केजी विलायक है, तो विलायक यानी जल है। तो 1 केजी बराबर क्या, 1000 ग्राम आपको दिया हुआ है। और इसका मास जो होता है इसका वो क्या होता है, तो M आपका होता है 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स W बट्टा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर इसका निकालिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या, W बट्टा M हो जाएगा। यानी 1000 बट्टा कितना हो जाएगा, 18। और NB जो आपका दिया गया है वो आपको कितना दिया गया है, तो 1 मोल विलय है। तो NB आपका 1 मोल दिया गया है। अब क्या कीजिए, वैल्यू को डालिए। तो Na बराबर कितना आ जाएगा, तो 1000 बट्टा 18 आएगा। नीचे Na बराबर क्या, 1000 बट्टा 18 आएगा। NB क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगा 13.3। यहाँ पर इस डे से हाँ 13.3 और ऊपर में क्या हो जाएगा 1000 बट्टा 18, ठीक है, इंटू में, और नीचे क्या हो जाएगा 1018 बट्टा 18 हो जाएगा। ये इससे कट गया, आया क्या 13.3 इंटू 1000 बट्टा नीचे 1018 आ गया। ये डेसिमल को उड़ाइएगा, एक शून्य उड़ जाएगा, यानी 13300 अपॉन क्या 1018, इतना किलो पास्कल के बराबर आ जाएगा। इतना किलो पास्कल आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आना चाहिए, तो ये भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका खराब था। इस प्रकार आपका बहुत ही खूबसूरत लेक्चर जो था
जिसमें आपका गैर वाष्पशील पदार्थ को विलयन में डाला गया था, तो उसके कारण जो विलयन के वाष्प दाब में परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ, उसके वाष्प दाब को कैसे निकाले, वो हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा अगला क्लास होगा, वो अगले क्लास में हम बेटा चर्चा करेंगे किसका, आदर्श, ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन का, अनादर्श विलयन का, आदर्श और अनादर्श विलयन का चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है। तो कोलाइडी गुण का पहला गुण आपको रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी सापेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन या संबंधित वाष्प दाब का अवनमन हम लोगों ने पढ़ लिया। इसको पढ़ लेंगे, एक लेक्चर का ये कहानी होगा 30 से 35 मिनट का, और उसके बाद हम लोग अगला यानी डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या, बीपी का क्वथनांक का उन्नयन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद परासरण दाब, ठीक है, और एट लास्ट में हमको वांट ऑफ फैक्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज और हेनरी लॉ पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। यानी अप्रॉक्सीमेटली आपको 2-3 और लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर इसमें चाहिए, तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा, हंसते खेलते गाते खेलते कूदते खाते पीते पढ़ते मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।